नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त से बैठे किसानों का धरना खत्म हो गया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों का धरना खत्म हो गया है। पंजाब पुलिस ने देर रात एक्शन में किसानों को धरना स्थल से उठा दिया। पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से किसानों के टेंट हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन का भी सहारा लिया। बुलडोजर से पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों के टेंटों को उखाड़कर फेंक दिया। इस तरह से 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर खुल गया है। पंजाब के बाद हरियाणा ने भी अपनी ओर से रास्तों को खोलना शुरू कर दिया है। अब जब शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया है, तो वहीं फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों और एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच आज 7वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों पर बड़ी कार्रवाई हुई और उनका धरना खत्म हो गया है। जो बैठक हुई है, उस बैठक में किसानों और एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच जो 7वें दौर की बैठक हुई, इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे थे। तो पंजाब पुलिस ने देर रात यह एक्शन किया और इसके बाद नतीजा यह रहा कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से किसानों के टेंट हटा दिए गए और आखिरकार बॉर्डर खुल गया। इस तरह 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर खुल गया है और पंजाब के बाद हरियाणा ने भी अपनी ओर से रास्तों को खोलना शुरू कर दिया। अब जब शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया है, तो फसलों के लिए एमएसपी सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए जो बैठक आयोजित की गई थी, वह भी बेनतीजा रही। मान सरकार ने किसानों के टेंट हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया और देर रात एक्शन में किसानों को धरना स्थल से उठाया गया। और इस बीच अगली बड़ी खबर मृतक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई, जहां सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से जुड़ी हुई, क्योंकि उनके मर्डर से जुड़ी हुई उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत का रहस्य था और इस मामले ने चौंकाने वाला मोड़ लिया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इस याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, अभिनेता सूरज पंचोली, डीनो मोरिया सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। सतीश सालियान ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस और किशोरी पेडनेकर ने उन्हें गुमराह किया और दबाव बनाया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अधिकारी की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे तथा पत्रकार अर्नब गोस्वामी द्वारा पहले लगाए गए आरोप सही हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि किशोरी पेडनेकर ने उन्हें नज़रबंदी के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूतों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया। तो यह बड़ी खबर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे अपने संवाददाता सरबजीत सोनी से। फ़ोन लाइन पर वह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, एक मौत और उससे जुड़े कई रहस्य, सुशांत सिंह राजपूत तक ही सीमित नहीं थी ये बात, दिशा सालियान के बारे में भी यही कहा गया था, लेकिन इस मामले में कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सका। ऐसे में एक बार फिर वह पन्ने खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दिशा के पिता के द्वारा लगाए गए यह आरोपों में कितना दम है, कितनी संजीदगी है, इस पूरे मामले में अब तक का लेटेस्ट अपडेट बताइए। जिस तरह से दिशा सालियान जी मौत के मामले में जिस समय उस समय जांच की जा रही थी, तो हालांकि ये मामला उस समय शांत हो गया था,
जांच में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए थे। अब फिर से ये मामला उजागर होता नजर आ रहा है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में तमाम सबूतों के साथ ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें कई आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगाए गए हैं। आदित्य ठाकरे पे एफआईआर करने की मांग की गई है। हालांकि जो किशोरी पेडनेकर है, उस समय जो मेयर थी, मुंबई पुलिस समेत दीनो मौर्य और सूरज पंचोली पे भी आरोप लगाए गए हैं। अब इसमें आरोपों में जिस तरह से नितेश राणे ने आरोप भी लगाए थे कि कहा गया था कि उस समय के जो वारदात हुए थे तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई थी। जो गेट की जो रजिस्टर एंट्री है उसमें भी छेड़छाड़ किया गया था। तो कई सबूतों से छेड़छाड़ किया गया है, जिसकी वजह से ये आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया गया है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में तमाम सबूत जो है चीज मेंशन की गई है। हालांकि कल जो अपना 19 तारीख को जो याचिका दायर की गई थी, जिसमें अब देखना है कि जो कोर्ट के सामने क्या क्या सबूत पेश किए जाते हैं और जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सही है। हालांकि जिस तरह से इस मामले पर सभी रहस्यमय था, अब इस पर धीरे धीरे पर्दा उठता नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सरजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य भर में फैली शत्रु संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इसमें भोपाल समेत 13 जिलों की कई महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं। तो यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश शासन से जुड़ी हुई, जहां राज्य भर में फैली शत्रु संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की सरकार की तैयारी है। भोपाल समेत 13 जिलों में कई महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने और सरकारी उपयोग के लिए संरक्षित करने की योजना बनाई गई है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विधानसभा में विधायक चंदर सिंह सिसोदिया के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि कई शत्रु संपत्तियां वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार के अधीन हैं, जबकि अन्य पर स्थानीय लोगों का कब्जा है। अब सरकार इन संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में अलग से दर्ज कर संरक्षित करने का कार्य करेगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को शत्रु संपत्तियों का विशेष रिकॉर्ड तैयार करने और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो यह खबर मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई, जहां अब मध्य प्रदेश शासन अवैध कब्जों को हटाने और उसके सरकारी उपयोग में लाने के लिए संरक्षित करने की योजना बना रही है। और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने भी विधानसभा में एक विधायक के सवाल के लिखित जवाब के तहत ये जानकारी दी। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं, शत्रु संपत्तियों का कमर्शियल उपयोग अब सरकार कर सकेगी, इससे यही एक फायदा होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर। संतोष, तो देखिए, अब जो अवैध कब्जों को लेकर जो कार्रवाई है, अब मध्य प्रदेश की बारी। ऐसे तो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर एक्शन से लेके हर जगह ये सारी चीज़ें अब आम हो गई हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में यह जो फैसला लिया गया है, यह फैसला क्या मायने रखता है, इस फैसले में क्या कुछ निहित है और कब से इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा? बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है ये बड़ा फैसला है। इसमें जिस तरीके से ये जो चीजें हैं ये सरकार के हित में, और लोगों को भी इस से क्या है कि तो ये सही फैसला माना जा रहा है कुणाल। तो ये जो फैसला लिया गया है, हालांकि विधायक को जवाब देने के दौरान इसके बारे में उसका उल्लेख भी किया गया है, तो ऐसे में क्या जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, अब उनकी मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से अवैध तरीके से ये काम चल रहे हैं, अवैध तरीके से जो कब्जे जमीन पे या करके रखे हैं, इसमें तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ ही रही हैं। और साथ ही वैधानिक तरीके से भी देखा जाए तो अवैध तरीके से जो काम किया जा रहा है, और कई वैसे अवैध जमीनों पे अवैध प्रकार के ही काम को संचालित किया जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसमें काफी सरकार को भी फायदा होगा और इस तरीके के लोगों पे एक डर का माहौल भी पैदा होगा, जिस तरीके से इस तरीके के अवैध काम करने से लोग कतराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
और इस बीच अगली बड़ी खबर सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी हुई, जहां लगातार भारत सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी करता रहा है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में एक्टिव आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना मिलने पर जम्मू के कई क्षेत्रों में तलाशी ली। ये आतंकवादी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। एनआईए ने आज बुधवार को जम्मू में कई ठिकानों की तलाशी ली। एनआईए की टीमों ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित संगठनों के नवगठित संगठन और सहयोगियों से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों की गहन तलाशी ली। आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी की ओर से मामले में की गई कार्रवाई के तहत इन संगठनों के समर्थक और कार्यकर्ताओं के परिसरों की भी गहन तलाशी ली गई है। ये छापेमारी कुछ महीने पहले सुरक्षा बलों और नागरिकों पर आतंकवादी हमलों से जुड़ा है, जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी संगठनों की ओर से रची गई एक बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा था। तो एनआईए की तरफ से यह एक्शन लिया गया है, जहां प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैसे जैश ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा माफ़ कीजिए, और जैश ए मोहम्मद, इन संगठनों से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, खासकर ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके घरों की गहन तलाशी ली गई है। और इस पूरे कार्रवाई के दौरान संगठन के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के परिसरों की भी तलाशी ली गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। शेख, लगातार सीमा पार से हो रहे आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अपने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उन पर नकेल कसने की कोशिश करती है। ऐसे में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर्स के घर और कार्यकर्ताओं के ऑफिस, तमाम परिसर पर अब यह जो कार्रवाई की गई है तलाशी की, ये क्या मायने रखती है? और अब इससे क्या जो भी आतंकी गतिविधियां करने वाले आतंकवादी हैं या उनके सहयोग करने वाले लोग हैं, उनमें डर सकते का माहौल है? बिल्कुल कुणाल, आपको बता चलूं कि जम्मू कश्मीर के जम्मू में कल एनआई ने अलग अलग जगहों पे रेड लगाई है। तो कहीं ना कहीं उस रेड का जो पीछे है वो ये है कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है उस हवाले से जो भी यहाँ पे OGW है, और रिसेंटली जितने भी इन्फिल्ट्रेशन पिछली बार जम्मू साइड में, चाहे राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, तो उसके हवाले से जो भी उनके साथ मिले जुले हैं, जो उनको एक इनपुट मिला है, उस हवाले से एनआई ने जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पे कल एनआई रेड लीड की है। तो कहीं डॉक्यूमेंट्स, कुछ लैपटॉप, कुछ फोन भी रिकवर किए गए। अब देखना ये होगा कि उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी। जी शेख, क्या ये रूटीन प्रोसेस है या फिर एक नई पहल की गई है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो लगातार इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं, तो ऐसे में क्या इसमें कुछ नई बात है या फिर ये लगातार एक रूटीन प्रोसेस के तहत लगातार जारी रहेगी? ये एक्चुअली जो रूटीन है, जो इससे पहले भी कई एनआई रेड जिनको भी पाकिस्तान के साथ कोई भी लिंक हो या यहाँ पे जो मिलिटेंसी इस वक्त चल रही है उस हवाले से कोई भी उनके साथ संगठन हो, तो उसके खिलाफ जो एनआई वालों को इनपुट मिलता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई चलता रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर गोधरा कांड से जुड़ी हुई, जहां वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोधरा कांड से जुड़ी हुई। वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उनकी ओर से यह जमानत याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर आज सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि यह सिर्फ पत्थरबाजी की घटना नहीं थी, क्योंकि दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बॉगी को बाहर से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर 59 तीर्थ यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। तो ये खबर गोधरा कांड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई है। ऑलरेडी उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है
और ऐसे में अब गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने ज़मानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केवल यह घटना पत्थरबाजी तक सीमित नहीं थी, बल्कि साबरमती एक्सप्रेस की एक बॉगी को बाहर से भी बंद कर दिया गया था और इसकी वजह से उसके अंदर कुल 59 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, गोधरा कांड जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही है, अभी भी उसका जिक्र होता ही रहता है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो आरोपी हैं जिनको आजीवन कारावास की सज़ा भी हो चुकी है, उन्होंने ज़मानत याचिका के लिए अर्जी दाखिल की है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई होनी है। इस पूरे केस को लेकर अभी तक आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है विवेक? विवेक, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ कुंदन, अब सवाल है जी विवेक, ये पूछ रहा था कि गोधरा कांड है जिसकी गूंज तो सुनाई देती ही रहती है, बहुत वर्ष निकल गए, आजीवन कारावास की सज़ा भी काट रहे हैं आरोपी। ऐसे में उनके तरफ से यह ज़मानत याचिका का मूव और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इस केस को लेकर अभी तक क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है विवेक आपके पास? दरअसल सवाल यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका दाखिल की गई है उसमें जमानत की मांग की गई है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते बड़े स्पष्ट संकेत दिए थे कि चूंकि इस मामले में 11 लोगों को मौत की सजा और 20 को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो हाई कोर्ट ने इस मामले में जो मौत की सजा जिनको मिली थी उनमें से कुछ लोगों को जो मौत की सजा मिली थी उनको आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि जिनको ये राहत मिल चुकी है, जिनकी मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल चुकी है, उनको हम जमानत नहीं देंगे, लेकिन वो लोग जो इसमें और भी लोग शामिल थे उनके जमानत पर विचार किया जाएगा। यही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि चूंकि इस मामले में जो धाराएं लगी उसमें कुछ ऐसी धाराएं भी हैं जो सिर्फ मौत के सजा के लिए या फिर आजीवन कारावास के लिए नहीं है, और उनके कंडक्ट को देखते हुए उन पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार से और गुजरात सरकार से इस पर जवाब भी मांगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि वाकई में जो इस मामले में जांच एजेंसी थी उसने सुप्रीम कोर्ट में ये विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनको आजीवन कारावास की सजा मिली, और जो इनका अपराध था वो भले ही इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं लेकिन उनके पीछे का इंटेंशन देखना चाहिए कि कैसी किस वजह से ऐसी घटना हुई, क्योंकि जो इसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर ऐसी भी धारा लगी है जो पत्थरबाजी और उसमें शामिल थे। तो एलजी की तरफ से स्पेसिफिकली ये कहा गया था कि चूंकि इन लोगों ने और कुछ नहीं किया था, आगे से दरवाजा बंद कर दिया था ट्रेन की कोच का, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए और आग लगने के बाद 59 लोग इसमें उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसे में जो हीनियस स्टेटस है इस क्राइम का, उसको देखते हुए जिनको जो सजा मिली है उसमें रियायत है वो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखा जाएगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राहत मिल चुकी है और किस हद तक उनको राहत दी जा सकती है, क्योंकि कोई 15 साल 20 साल 25 साल का अगर समय काट चुका है तो उनको रियायत मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम बातचीत करने के लिए। बात करेंगे अंबेडकर नगर की उस खबर की जिसने पूरे तहसील को हिलाकर रख दिया। अंबेडकर नगर जनपद के अलापुर तहसील के केदरूपुर गांव में एक साथ पति और पत्नी की अर्थी उठ गई। पूरे गांव में मातम छा गया और मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। पूरे गांव में जिधर भी नज़र जाती थी उधर लोगों की भीगी आंखें और सन्नाटा पसरा दिखता था। हर कोई एक साथ पति पत्नी की जो अर्थी उठी उससे स्तब्ध था, तो वहीं अपने पीछे वो 2 मासूमों को बेसहारा छोड़ गए और उनके माता पिता इस दुनिया से चले गए। लेकिन इन 2 मासूमों के सर से माता पिता का साया उठ गया। मामला जनपद के अलापुर तहसील से जुड़ा है। मृतक मनोज पाठक का पूरा परिवार हंसी खुशी से दिल्ली में रहता था। होली के उपलक्ष्य में मृतक मनोज पाठक अंबेडकर नगर पहुंचे थे और अपने परिवार को होली के इस उपलक्ष्य में दिल्ली में ही छोड़कर आए थे। होली ठीक ठाक निकल गई। अपने परिवार के संग और अपनों के संग उन्होंने होली खेली, स्वस्थ भी थे। अचानक उनकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है और देर रात स्वास्थ्य बिगड़ता है। मृतक मनोज पाठक को हार्ट अटैक का दौरा पड़ जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार वाले मृतक की पत्नी को दिल्ली में सूचना देते हैं और उससे कहते हैं कि घर आ जाओ, उसके पति की तबीयत खराब है।
पत्नी दिल्ली से गांव आती है। पति को देखने के लिए जब वह घर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि पति की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है तो उसे सदमा लगता है। ये सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे में पत्नी की भी जान चली गई। के आलापुर तहसील के केदरूपुर गांव में दो अर्थियां एक साथ उठी तो पूरे गांव में मातम छा गया। पति पत्नी की हुई मौत से जहां एक तरफ सन्नाटा पसरा था, पूरे गांव में गमगीन माहौल था, वहीं दोनों पति पत्नी के मौत के बाद दो मासूमों की जिंदगियां भी माता और पिता का साया उठ गया। ऐसे में आज दोनों का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में एक साथ कर दिया गया। एक साथ जी ना सके तो पति की मौत को सुनकर पत्नी सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अंबेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी, एपीएन न्यूज। और यूपी के कुशीनगर पुलिस का ढुलमुल रवैया एक बार फिर सामने आया है, जहां एक ट्रक मालिक ने अपने ट्रक के गायब होने की तहरीर दी है और उसने आरोप लगाया है कि 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है और आईजीआरएस करने पर पुलिस द्वारा जबरन ओटीपी लेकर संतुष्ट का फीडबैक लगा दिया गया। यह पूरा मामला तुर्कपट्टी थाना से जुड़ा है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के जंगल शंकरपुर गाँव के अवधेश पटेल ने 22 चक्का ट्रक लिया था और पड़ोसी गांव नौतन हरदो निवासी ड्राइवर उदय भान पाल को एक एग्रीमेंट के तहत ट्रक चलाने के लिए दे दिया। ट्रक मालिक का आरोप है कि उसके द्वारा किश्त भी जमा नहीं की जा रही थी और गाड़ी को गायब कर दिया गया है। उसने गाड़ी के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। पीड़ित को अब पुलिस से न्याय का सहारा था, लेकिन तुर्कपट्टी पुलिस उसे न्याय देने के बजाय 1 महीने से थाने का चक्कर कटवा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।